स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आज की देश की सबसे बड़ी खबर है, पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी ने रेड मारी। देश भर में कई राज्यों में जो स्टेट ऑफिसेज हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं या अन्य ठिकाने हैं, वहां पर एनआईए और ईडी की टीम ने आज रात जब आप सो रहे थे उस वक्त रेड मारनी शुरू की। कई जगहों पर रेड कंप्लीट हो गई है, कई जगहों पर अभी भी चीजें खंगाली जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रात करीब 2 बजे के आसपास एक एक कर अलग अलग ठिकानों पर टीमें पहुंचती गई और छापे मारे गए। टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है और इसी सिलसिले में ये जॉइंट ऑपरेशन रहा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। 10 से ज्यादा राज्य हैं जहां एनआईए की और ईडी की टीमें पहुंची और छापे मारे। और देखिए 100 से ज्यादा, लगभग 106 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, गिरफ्तार। वहीं कई ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में भी लिया गया है। इसका मतलब है कि ये छापे किसी खास दिशा में बढ़ रहे हैं, जो कि जवाब है टेरर फंडिंग केस का। गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि सबूत मिल रहे हैं। देखिए 10 तस्वीरें अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली में छापे पड़े हैं, महाराष्ट्र में छापे पड़े हैं, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर, पूर्णिया, जयपुर। ये वो जगह, वो शहर जहां पर छापे पड़े हैं। इनमें से अधिकतर जो पीएफआई के ऑफिसेज हैं वो अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में है। ऐसे में यह अंदेशा था कि वहां रहने वाले पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, वो हंगामा कर सकते हैं, वो कार्रवाई में बाधा बन सकते हैं। इसलिए रात में जब सभी सो रहे थे, टीमें पहुंची और रेड मारना शुरू की। फोर्सेस का भी सहयोग लिया गया। ऐसे में छिटपुट विरोध तो देखने को मिला, लेकिन मास लेवल पर विरोध की कोई खबर सामने नहीं आई है। जयपुर से जरूर यह आया कि पीएफआई का यह कहना था कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है और इसलिए हम संकेत के तौर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि उस प्रदर्शन को लेकर क्या स्थिति है वो बहुत जल्द हम आपको अपडेट कर देंगे। तो देश भर से ये तस्वीरें जो सामने आई हैं आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए राजस्थान से 3 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि हुई है जो पीएफआई से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि उदयपुर से 2 और 12 से एक संदिग्ध गिरफ्तार किया गया है। वहीं कुछ लोग डिटेन हुए, हिरासत में लिए गए। जैसे कोटा से जानकारी मिल रही थी कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर पूछताछ कर उन्हें छोड़ा भी जा रहा है, लेकिन जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है उन्हें जल्द ही कोर्ट में पेश भी कर दिया जाएगा। पीएफआई मामले पर इधर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई, जिसमें जिस तरह से यह कार्रवाई चल रही है उसके अपडेट्स पर और आगे की दिशा पर बातचीत हुई है। एनएसए समेत कई अधिकारी बैठक में शामिल रहे। तो देखिए ज्यादा दिन नहीं हुए जब बिहार से एक सनसनीखेज खुलासा हुआ था पुलिसिया कार्रवाई के बाद कि आतंकियों के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और पीएफआई के एक मॉड्यूल का राज फाश हुआ था। कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे। एनआईए की एंट्री होती है क्योंकि आतंकवाद से जुड़ा यह मसला साफ तौर पर दिख रहा था। एनआईए इस मामले में जांच करना शुरू करती है, जांच आगे बढ़ाती है, जो लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ करती है और कड़ियां जुड़ना शुरू होती हैं। इधर ईडी भी टेरर फंडिंग केस में जांच कर रही थी। दोनों ही जांच जब कुछ आगे बढ़ी तो दोनों जांच एजेंसियों को यह महसूस हुआ कि वो दरअसल एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यानी पीएफआई मॉड्यूल पर शक और गहराता जा रहा है। और ऐसे में अपने नोट्स एक्सचेंज करने के बाद यह जॉइंट ऑपरेशन इसे अंजाम दिया गया। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। जॉइंट ऑपरेशन बिरले ही कभी एनआईए और ईडी का देश ने देखा हो, और इस मास लेवल पर ऐसा जॉइंट ऑपरेशन देश ने अब तक नहीं देखा। 10 से ज्यादा राज्य, 100 से ज्यादा ठिकाने जहां पर रेड मारी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक प्रारंभ हुई और इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तमाम अधिकारी अंदर में मौजूद हैं और जिसमें कि केंद्रीय गृह सचिव और इसके साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसी
एनआईए के अधिकारी मौके पे मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के कई जो अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं। और यहाँ पर जिस तरह से आज पीएफआई संस्था से संबंधित सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस महत्वपूर्ण बैठक को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर बात करें कि जिस तरह से आज तकरीबन 10 राज्यों के 106 से ज़्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो ये मसला बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक को अंजाम दिया जा रहा है। और खास तौर पर जिस तरह से पीएफआई संस्था की बात करें, जिस तरह से कई राज्यों में पीएफआई संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जो एक कहा जा रहा था पिछले कई सालों से संदिग्ध कार्रवाई चल रही थी, और जिस तरह से बाकायदा उन तमाम संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देखते हुए ही कि आज उन 10 राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर, ये पूरे जो ऑपरेशन है, जिस तरह से बाकायदा एनआईए और ईडी के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो इस पूरे ऑपरेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक मॉनिटर किया जा रहा है और उचित दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो उसी का तकाजा है कि आज देख सकते हैं कि उस बैठक को यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, आने वाले वक्त में इस मामले पर कई और भी खुलासे देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और देखिए, राजस्थान में भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं। पीएफआई का किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है राजस्थान यूनिट का, इसे लेकर अब चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। जयपुर से सहयोगी विष्णु और उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। कपिल, किस तरह से उदयपुर में ये पूरी रेड की कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया गया और क्या क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए स्वप्निल, देर रात से कार्रवाई चलने की सूचना मिल रही है और उदयपुर से 2 लोगों के सामने आने की सूचना मिली है। जो नाम सामने आया उसमें सलीम और इरफान, 2 ऐसे नाम सामने आए हैं जिन्हें डिटेन किया गया या फिर एनआईए द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, पूरी तरह से पुष्टि एनआईए द्वारा अभी नहीं की गई है, लेकिन ये हमारे सोर्सेज से पुख्ता जानकारी मिल रही है कि 2 लोग उदयपुर से गिरफ्तार हैं। इन लोगों की अगर हम संलिप्तता की बात करें तो इनका पीएफआई से कनेक्शन सामने आया था। और अगर हम कुछ महीनों पुरानी बात करें तो जब पीएफआई ने प्रदर्शन किए थे, उस दौरान बताया जा रहा है कि 2 युवकों की महत्वपूर्ण भूमिका उस प्रदर्शन के दौरान रही थी और कुछ युवाओं ने जिला प्रशासन के साथ उस समय ज्ञापन सौंपकर ये चेतावनी दी थी कि यदि नुपुर शर्मा की से समर्थित जो पोस्ट थी उसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो उदयपुर में डेनमार्क जैसे हालात बना देंगे। तो देखिए, इस तरह की धमकियां दी गई थी, कुछ वीडियो भी उसके उस समय वायरल हुए थे। और जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उसी समय से जुड़े हुए जो ये पीएफआई के जो लोग हैं, इन तक एनआईए के हाथ पहुंचे, क्योंकि पूरे देश में कार्रवाई चल रही है। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। तो अभी तक उदयपुर से अगर बात करेंगे तो 2 लोगों के नाम सामने आए, जिसमें सलीम और इरफान नाम सामने आए, जिन्हें एनआईए द्वारा कस्टडी में ले लिया गया है। जी सबने बिल्कुल, लेकिन इन दोनों लोगों के बारे में और क्या क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? पीएफआई के किस तरह के सदस्य थे? हाई लेवल पर थे, जूनियर लेवल पर थे, या क्या? देखिए, उदयपुर में पीएफआई संगठन का बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं है, लेकिन उदयपुर में कुछ सदस्य इससे एक्टिव सदस्य थे। इसके बारे में लगातार लोगों को जोड़ने की कोशिश करते थे और संभवतः ये जो 2 लोग हैं ये वही लोग हैं जो कि पीएफआई को इस इलाके में फैलाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी आप देखिए कि उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड जब हुआ उसके बाद में जो पीएफआई की भूमिका भी सामने आई थी, तो कई ऐसे लोग भी थे जो पीएफआई को छोड़कर चले गए, क्योंकि उस दौरान एनआईए की जब एंट्री हुई थी तो ये माना जा रहा था कि सभी लोगों तक हाथ पहुंचेगा जिन लोगों ने कन्हैयालाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उकसाने का काम किया, वहां तक भी जो है वो एनआईए पहुंचेगी। उसमें पीएफआई का नाम भी सामने आया था। तो उसके बाद में पीएफआई इस इलाके में थोड़ा उसका जो फैलाव है कम होने लगा था, लेकिन उसके पहले एक्टिव मोड में थी। और ये जो 2 नाम सामने आए ये इस संगठन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर लगातार संगठन से जुड़ी जो एक्टिविटी है वो उदयपुर में करते हुए नजर आते थे, लोगों को जोड़ने की कोशिश करते थे। जी स्वप्निल। ठीक है कपिल, रहे आप मेरे साथ। विष्णु, मैं आपके पास आ रहा हूं। विष्णु, ओवरऑल देखिए, देश भर से लगातार ये कार्रवाई सुर्खियों में बनी हुई है। तमाम मीडिया हाउसेस हैं जिनकी हेडलाइंस में पहले नंबर पर यही खबर है। इसलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं, अलग अलग राज्यों में किस किस तरह का मॉड्यूल था, क्या अब हम राजस्थान में हैं तो हम बात करेंगे राजस्थान यूनिट किस तरह की जिम्मेदारियां संभालती थी, किस तरह का कनेक्शन था ओवरऑल ये पीएफआई के वर्किंग में। कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या?
देखिए, संकेत अभी तक इतने ही मिले कि जो राजस्थान में पीएफआई का प्रदेश मुख्यालय जो है, प्रदेश कार्यालय है, वो है जयपुर में। और जयपुर में मोती डूंगरी रोड पर, जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहां पर ये गली में जाकर के ये पीएफआई का 2 मंजिल का एक इमारत है, जहां पर ये कार्यालय बना हुआ है। आज रात को जब 2 बजे यहाँ पे कार्रवाई, तो अब तक की जानकारी में ये सामने आया, जो लोगों का कहना भी यहाँ पे था कि यहाँ पर सिर्फ पीएफआई से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे आगे आके बातचीत करते हैं, कुछ बुक्स वगैरह वो लोग पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे कोई गतिविधियाँ अभी तक की जानकारी में सामने नहीं आई है। वहीं पर जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पर अभी जयपुर में नहीं होना बताते थे, लेकिन जो जिला अध्यक्ष यहाँ पे हमको मिले थे उनका कहना था कि बेवजह हमको परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ कार्यकर्ता यहाँ पर आते हैं, उनकी मीटिंग्स यहाँ पर होती है, लेकिन किस तरह की मीटिंग्स यहाँ पर होती है उसके बारे में जानकारी देने से मना कर दिया। वहीं पर जयपुर में हुई कार्रवाई के बाद में पीएफआई के तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता आज जयपुर शहर की सड़कों पर उतरे थे और प्रदेश मुख्यालय के बाहर में एमडी रोड पर कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई के विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उनको ज़्यादा गली से बाहर सड़कों तक नहीं दिया। उनका इरादा था कि जयपुर की शहर की सड़कों पे वे लोग उतरेंगे, काफ़ी लंबे रैली वहाँ पे की जा सकती है, लेकिन पुलिस ने प्रदेश मुख्यालय तक की इस विरोध प्रदर्शन को शामिल रखा और आगे जो है कार्यकर्ता वो आगे बढ़ नहीं सके, तो विरोध में जो है यहाँ पे लोग उतर चुके हैं। जी हाँ, लेकिन ऐसा कोई मास लेवल सपोर्ट या मास लेवल सेंटिमेंट इनके साथ जुड़ा हो, इस तरह की कोई सूचना प्रदेश के किसी कोने से विष्णु मिल नहीं रही है। अब मेरा सवाल यह है, आपने कहा कि जो हमारे स्टेट यानी राजस्थान के पीएफआई के जो हेड हैं वो यहाँ नहीं है। जानकारी मिल रही है कि शायद उन्हें केरल से गिरफ्तार किया गया है, क्या इसकी कोई पुष्टि है? देखिए, पुष्टि एनआईए को करना है। एनआईए ने यहाँ पे अभी तक किसी भी बात का जवाब नहीं दिया है, चूंकि एनआईए की टीमें सुबह 8 बजे यहाँ से निकल चुकी थी, जयपुर में किसी से कांटेक्ट भी नहीं हुआ है। वहीं पर स्थानीय जो पुलिस है उनका कहना है कि हमको किसी भी बारे में कोई हमको बताया भी नहीं गया है कि किस तरह की कार्रवाई किन लोगों को पकड़ा है। जब हम यहाँ पर पीएफआई के प्रदेश मुख्यालय पर पहुंचे थे, वहाँ के पदाधिकारी जो स्थानीय जिला जयपुर शहर के पदाधिकारी है उनसे जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि हमारे यहाँ से किसी को भी डिटेन नहीं किया गया है। उनका साफ कहना था कि हमारे यहाँ जयपुर से किसी भी पदाधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया है। जो गिरफ्तारियां हुई है वो कोटा में कोटा 12 से हुई है, उसके अलावा उदयपुर, टोंक और तमाम कई जिलों से संदिग्धों को भी यहाँ से पकड़ा है। तो जयपुर में अभी तक गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है। जी हाँ, मैं एक बार फिर कपिल आपके पास आ रहा हूं। देखिए कपिल, बिहार में जब पीएफआई के पर यह शक गहराने लगा कि उनके आतंकी कनेक्शंस हो सकते हैं, एनआईए को जांच सौंपी गई, एक ऐसी साजिश का खुलासा हुआ जिसमें पता चला कि आतंकियों के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और तब पीएफआई का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट सामने आता है जिसमें इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ओर कैसे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप सारी कुछ चीजें लिखी हुई थी। उसी में ट्रेनिंग कैंप को लेकर बातचीत थी और तमाम चीजें थी। कपिल, आप मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं ना? कपिल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन कोटा से जो तस्वीरें आ रही है, अगर आप अपने टीवी स्क्रीन पर ध्यान दे रहे हैं तो वहां पर एक छोटा प्रदर्शन सा शुरू हुआ है। सहयोगी योगेश मेरे साथ है। योगेश, बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, कोटा में पीएफआई जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है एएनआई के खिलाफ। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये पीएफआई के कार्यकर्ता हैं, एनआईए की जो कार्रवाई है उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर ये जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और एनआईए का विरोध कर रहे हैं। इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। आप एनआईए का विरोध कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? हम एनआईए का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आज देश के अंदर जो भी संगठन, जो भी समाज सेवक संगठन अगर बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है तो ठीक है। देखिए, बहुत से सवाल हैं जिसका सामना फिलहाल पीएफआई को करना है। योगेश, इस बारे में कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से पीएफआई के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आए, जिसमें जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि अलग अलग स्टेप्स डिसाइड किए गए थे कि ट्रेनिंग कैंप चलाएंगे, लोगों को सिखाएंगे, लोगों से कहेंगे कि हर घर से कम एक व्यक्ति हमें दें जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर सके। बहरहाल कपिल मेरे साथ हैं। कपिल, मैं देखिए, मैं उसी डॉक्यूमेंट पे आ रहा हूं, पीएफआई का वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो चर्चा में बना, उसमें कई सारे स्टेप्स डिसाइड किए गए थे। अब आप जब बता रहे हैं कि किताबें पढ़ाई जाएंगी, लोगों से बातचीत कर उन्हें ब्रेन वॉश करने की कोशिशें होंगी, ये कुछ कुछ चीजें रिसेंबल कर रही हैं जो अब तक आपने बताया। तो क्या किसी तरह का ट्रेनिंग कैंप उदयपुर में बनाने की कोशिश थी या क्या चर्चाओं में है?
देखिए, जिस तरह का डॉक्यूमेंट सामने आया था, प्रधानमंत्री को टारगेट करने की बात सामने आई थी, निश्चित तौर पर उसके बाद में एनआईए पूरी तरह से गोपनीय तरीके से जो पीएफआई है उसकी एक्टिविटी को पता लगाने की कोशिश कर रही थी। और आप देखिए कि आज जो ताबड़तोड़ एक्शन एनआईए द्वारा लिया जा रहा है, ये उसी इन्वेस्टिगेशन का परिणाम माना जा सकता है जो पिछले लंबे समय से एनआईए कर रही है। और अब संभवतः एनआईए के पास में वो पुख्ता सबूत आ चुके हैं जिसके माध्यम से ये चीजें शायद एनआईए साबित कर सकती है कि पीएफआई के काफी हद तक आतंकी कनेक्शन हो सकते हैं। पीएफआई जो है वो भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो बात उस लेटर में सामने आई थी, उनके मंसूबे उस और आगे बढ़ सकते हैं। उन्हीं मंसूबों को रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और आप देखिए कि अब यह भी चर्चा सामने आने लगी है कि गृह मंत्रालय कोई बड़ा एक्शन पीएफआई के खिलाफ बहुत जल्दी ले सकता है, क्योंकि आज एनआईए की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद में स्पष्ट हो चुका है कि केंद्र सरकार इस संगठन पर सख्ती करने के लिए, लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसी भी तरह से ढील नहीं बरती जाएगी। और दूसरी ओर इसके कैंप की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि उदयपुर में भी अगर बात करेंगे, संगठन का फैलाव किया जा रहा था, संगठन से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। बहुत ज्यादा लोग इस संगठन से उदयपुर में जुड़े हुए नहीं है, लेकिन इसकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अभी तक किसी कैंप के बनने की जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो लोग जो अभी सामने आए हैं, इनके साथ में कुछ और लोग भी थे जो हमारी जानकारी के अनुसार बहुत ज्यादा लोग उदयपुर में पीएफआई में एक्टिव नहीं थे, लेकिन उनकी ये कोशिश थी कि एक बड़े मास को पीएफआई से जोड़ लिया जाए ताकि उदयपुर में भी पीएफआई जो है पूरी मजबूती के साथ में खड़ी हो और उनके जो मंसूबे हैं इस इलाके से भी आगे की ओर बढ़ाए जा सकें। हाँ, और इसीलिए मेरा सवाल अब विष्णु आपसे है। विष्णु देखिए, लगातार हम अपने दर्शकों को पीएफआई के बारे में बता रहे हैं। 2007 में इसका गठन होता है। इसके बाद 2010 में केरल में एक प्रोफेसर के हाथ काटने के मसले में इनका नाम देश भर में उछलता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कई बड़ी चीजों में इनका नाम आया, लेकिन काफी लंबे समय तक ये सिर्फ साउथ के कुछ स्टेट्स में एक्टिव माने जाते थे। अब लगभग 20 स्टेट्स में इनकी मौजूदगी है। राजस्थान में इनकी एंट्री हुई और इस हद तक हुई कि वो करौली दंगे के वक्त एक लेटर उनका चर्चाओं में आ जाता है कि साहब यहां पर दंगा हो सकता है, आप पहले से ही देख लो। ये उन्हें कैसे पता था? हालांकि तब सरकार से सवाल किए गए कि भाई आपके पास इनपुट्स थे, लेकिन अब पीएफआई से भी सवाल पूछे जाएंगे कि आपको ये कैसे पता चला। साथ ही ये भी कि पीएफआई ने अपने पैर पसारे कैसे, वो भी एक ठीक ठाक लेवल पर। हालांकि बहुत बड़ा संगठन नहीं बन पाया स्टेट में, लेकिन एक ठीक ठाक लेवल पर वो मौजूद कैसे है? देखिए, राजस्थान में जब पीएफआई का गठन हुआ और पीएफआई का कार्यालय यहाँ जयपुर में खोला गया, जयपुर में भले इनका प्रदेश मुख्यालय खोला गया, लेकिन जो फैलाव जो हुआ, इस संगठन का जो फैलाव हुआ वो हुआ रिमोट एरियाज में, यानी कोटा, सांगोद। आप देखिए कोटा जिले के अंदर सांगोद में जाकर के पीएफआई की धरपकड़ हुई है। तो जयपुर में सिर्फ कार्यालय खोला गया, यहाँ से केवल मूवमेंट था, यहाँ से केवल डायरेक्शंस था, यहाँ पर सिर्फ कैसा इस गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। चूंकि जिस ट्रेनिंग मॉड्यूल की बात की जा रही है, ट्रेनिंग मॉड्यूल के नाम पर अभी तक जयपुर में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई कि यहाँ पर कभी किसी को ट्रेनिंग दी गई। हाँ, समय समय पर जयपुर के एमडी रोड पर पीएफआई के कार्यालय में मीटिंग्स हुआ करती थी। प्रदेश और जयपुर के पदाधिकारी, जो तमाम जो पदाधिकारी थे वो यहाँ पर आया करते थे, उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी, लेकिन ट्रेनिंग के तौर पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए इनका सबसे ज़्यादा जो फैलाव हुआ वो हुआ टोंक, कोटा, उदयपुर, तमाम जगहों पर। इसीलिए उदयपुर में कन्हैयालाल साहू का जब हत्याकांड हुआ तब पीएफआई का कनेक्शन सामने आया। करौली जैसे एक छोटे शहर में जब दंगा भड़कता है, इसीलिए ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या मिडिल मैन के तौर पर राजस्थान की जो स्टेट यूनिट है पीएफआई की वो काम किया करती थी। कोटा से सहयोगी योगेश त्यागी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, देखिए कोटा से गिरफ्तारी को तो लेकर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हिरासत में लिए जाने को लेकर पुख्ता चर्चाएं हैं। क्या ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है? देखिए, 12 की बात की जाए और कोटा की बात की जाए तो दोनों जगह देर रात जो एनआईए है उसने कार्रवाई की है और आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ उनसे जारी है। और सूचना ये भी मिल रही है कि एक एनआईए की टीम एक शख्स को लेकर यहाँ से रवाना हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी की अभी तक कोई पुख्ता सूचना जो है वो नहीं आई है। इसके साथ में ही जो पीएफआई है उसके कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतर गए हैं, निश्चित रूप से विरोध कर रहे हैं एनआईए की कार्रवाई का। लेकिन एनआईए ने जो ये कार्रवाई की है अपने आप में बड़ी कार्रवाई है और यहाँ पर 60 से ज्यादा जो अधिकारी हैं वो इस कार्रवाई में जुटे हैं और एक बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है, क्योंकि जो पीएफआई है उसकी तरफ से उसके टेरर फंडिंग का उस पर शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसी आरोपों को लेकर के जो एनआईए और ईडी है, नहीं जारी रखें, माफी चाहता हूं, जारी रखें।
योगेश बोले बोले आप। जी बिल्कुल स्वप्निल, मैं यही बता रहा था कि जो पीएफआई है वो हमेशा से विवादों में ही रहा है और टेरर फंडिंग को लेकर के इसका नाम जो है वो बार बार लगातार सामने आता रहा है और इसी टेरर फंडिंग को लेकर आज ईडी और जो एनआईए है उसकी संयुक्त रूप से जो कार्रवाई है वो हो रही है। पूरे प्रदेश में ये कार्रवाई चल रही है, उदयपुर में भी चल रही है, लेकिन कोटा की अगर बात की जाए तो कोटा में थोड़ा सा अलग इस नजरिया ये भी है कि जो इनका वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो यहीं हुआ था कोटा में, और उस वक्त भी कई तस्वीरें ऐसी देखने को मिली थी, कई नारेबाजी ऐसी देखने को मिली थी जो देश विरोधी थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज डाउट पैदा करती है और इसी को लेकर के जो इसके पीएफआई के पदाधिकारी हैं उनके जो ठिकाने हैं वहां पर कार्रवाई की गई है। वहां से कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और एक बड़ा खुलासा है वो होने को है एनआईए का रुख देखते हुए। स्वप्निल बिल्कुल। और कपिल, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। कपिल, आपको याद होगा जिस वक्त कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच शुरू हुई और पीएफआई का नाम भी सामने आया, मुख्य आरोपियों को लेकर बार बार ये बात हो रही थी। जो दूसरे भी आरोपी हैं उनमें से कुछ चेहरे उदयपुर भी आकर गए थे पूर्व में, कभी किसी छोटे छोटे जमावड़े में या मीटिंग्स में शामिल होकर। क्या ये ऐसा इस बात की कोई जानकारी मिल पा रही है कि वो जो आरोपी थे उनकी पीएफआई के सदस्यों से मुलाकात होती हो या पीएफआई से वो गाइडेंस लेते हो या डायरेक्शंस लेते हो या उन चेहरों का कोई पीएफआई कनेक्शन रहा हो? कि अब तो ये भी पूछा ही जाएगा। देखिए, जो हमारे सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है फिलहाल हाल ही में रियाज अतारी और गौस मोहम्मद जो कि कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे, उन्हें एनआईए ने एक बार फिर अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से अपनी कस्टडी में लिया था। उन्हें रिमांड पर लेकर उनसे 4 दिनों तक पूछताछ की थी। उसमें एक दिन उदयपुर लेकर आए थे, उदयपुर में दोनों आरोपियों से मौका तस्दीक कराई थी और पूरे रूट को देखा था जिस रूट से आरोपियों ने हत्या करने के बाद भागने के लिए जो रूट अपनाया था। इसके अलावा 3 दिन तक इन दोनों आरोपियों से एनआईए ने जयपुर में पूछताछ की। हमारे सोर्सेज के अनुसार इनसे जो पूछताछ की गई है उसमें पीएफआई कनेक्शंस के बारे में भी डिटेल में इनसे पूछताछ की गई है। इनसे पीएफआई से के सदस्यों से इनके किस तरह से जुड़ाव रहा है, उनके द्वारा किस तरह के इंस्ट्रक्शन मिले हैं या उनके कहे अनुसार ये लोग आगे अपने कदम बढ़ाते थे, इन सारे सवालों का जवाब शायद एनआईए ने पिछले जो 4 दिन की जो रिमांड अवधि ली थी उसमें इन दोनों से पूछा था। और हमारे सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है, इन दोनों आरोपियों ने एनआईए को बहुत सारी जानकारियां दी है। उसी के आधार पर भी राजस्थान में उदयपुर में ये जो कार्रवाइयां की जा रही है संभवतः वो भी एक आधार इसका हो सकता है। हालांकि एनआईए के जो अधिकारी उदयपुर आए थे उन्होंने किसी तरह की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हमारे सोर्सेज से हमने जो पता लगाने की कोशिश की उसके आधार पर जो 4 दिन की जो दोनों आरोपियों की रिमांड थी, लेकिन से जुड़े हुए सवाल दोनों से ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि अभी कुछ ही दिनों पहले एकाएक एनआईए की टीम यहां पर आती है और आज एकाएक देश भर में ये लगातार छापेमारी का दौर चल रहा है। मैं एक बार फिर विष्णु आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इतने वृहद लेवल पर राजस्थान से भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं, इतने वृहद लेवल पर जांच चल रही है। क्या ये अपने आप में एक सवाल नहीं है कि लोकल इंटेलिजेंस की रडार पर पीएफआई कभी रही ही नहीं, या रही भी हो तो कभी बताया नहीं गया? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं भी इस बात का जिक्र करने वाला था कि राजस्थान के इंटेलिजेंस के इस पूरे मामले में जानकारी वो आती है कि राजस्थान के इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। तो हमारे सूत्र जो भी हमारे कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई थी उनको कहना था कि हमारी निगाह पर ये पीएफआई लगातार थी। हमने भी कुछ इनपुट्स जुटाए थे जिसको सेंट्रल की जो टीम है जो होती है एनआईए होती है, सेंट्रल इंटेलिजेंस की जो टीम है जो कि उसके एक ब्रांच यहाँ जयपुर में भी है, उनके साथ हम लोगों ने इसके पूरे मूवमेंट को शेयर किया था। मूवमेंट जो था, गतिविधियां जो थी हमारी निगाह में थी, तो ऐसा उनका इंटेलिजेंस के अधिकारियों को कहना है। नहीं, लेकिन किस तरह की कार्रवाई कभी लेकिन राजस्थान में लोकल पुलिस की ओर से या लोकल इंटेलिजेंस की ओर से, देखिए, मूवमेंट जो है कि यहाँ जो पीएफआई का दफ्तर है वहां पर क्या हो रहा है, या पीएफआई के दफ्तर से जो स्टेट में जो बाकी जिले हैं वहां पर किस तरह के लोग इनसे सक्रिय हैं, किस तरह के लोगों का यहाँ पे आना जाना है, जो लोग इनसे जुड़े हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका खुद का एक मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग किस तरह से उनके जीवन गतिविधियां रहती है, तमाम जो चीजें हैं उनके ऊपर इंटेलिजेंस की यूनिट की नजर थी। लेकिन कभी कार्रवाई यहाँ पर राजस्थान की पुलिस की ओर से नहीं की गई, ये बात बहुत सही है।
और इसीलिए शायद एनआईए और ईडी की टीमों को यहाँ पर आके छापामारी करनी पड़ती है। जी जाहिर तौर पर अगर लोकल इंटेलिजेंस के आप रडार पर थे और आपको कुछ संदेहास्पद चीजें मिल रही थीं, तो आपने क्या कभी किसी को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की, किसी को डिटेन किया गया, क्या किसी की गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर किसी तरह की बात की गई? ये थोड़ी थोथी सी बात है जो विष्णु आप बता रहे हैं, आपको बताई जा रही है आपके सूत्रों के द्वारा, लेकिन एक गंभीर सवाल यह भी है, योगेश मैं आपके पास आ रहा हूं, सवाल यह है कि इतने मूवमेंट्स, इतनी चीजें, अगर कोई वीडियो वायरल हो जाए तो कार्रवाई की मांग, लेकिन अपने स्तर पर संज्ञान लेकर चीजों को आगे न बढ़ाना कहीं भारी ना पड़ गया हो? क्योंकि अगर कोई स्लीपर मॉड्यूल होता तो हम कह सकते हैं कि भाई हो सकता है उसको जागने का संकेत हो, लेकिन एक एक्टिव मॉड्यूल है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर। के लिए बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि मैं फिर आपका ध्यान उस तरफ एकत्रित करना चाहूंगा कि जब यहाँ पर वार्षिक अधिवेशन कोटा में हुआ था तब तस्वीरें बहुत अलग देखने को मिली थी। सड़कों पर जो हुजूम उतरा था उनमें कहीं ना कहीं जो देश विरोधी चीजें, जो नारे कई बार लगते हुए देखने को मिले थे, जो मेंटेलिटी है वो देश विरोधी देखने को मिली थी। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ी बात है कि पीएफआई कर क्या रहा है। पीएफआई कहीं ना कहीं मानसिकता जो है वो बदलने की कोशिश कर रहा है, और फंडिंग को लेकर तो ये हमेशा से विवादों में रहा ही है। ठीक है, चलिए शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। ये खबर अभी बहुत दूर तक जानी है और इसका एंड गेम ये भी हो सकता है कि पीएफआई को देश में बैन कर दिया जाए और उसके बाद भी जांच चलती रहे, इसलिए नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।